आज तो काफी बढ़िया बढ़िया नाश्ता बना है, क्या बात है। लेकिन एक चीज की कमी लग रही है। मैं भी वही देख रही हूँ, अभी तक डाइनिंग टेबल पर आम नहीं आए। शांति, ओ शांति, आम कहाँ है? बिना आम के हम नाश्ता कैसे करें? ये क्या माँ, अभी तक डाइनिंग टेबल पर आम नहीं आए। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ये काम वाली भी ना एक नंबर की कामचोर है। सब कुछ रख दिया लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज अभी तक नहीं आई। शांति, ओ शांति, अरे सुन रही हो? आजकल के तो नौकरों में भी घमंड आ गया है, एक बार बुलाने पर तो सुनते ही नहीं है। इस विमला ने मुझे किस घर में फंसा दिया? तभी मैं सोचूं कि इतनी अच्छी तनख्वाह देने पर भी क्यों विमला ने यहाँ से काम छोड़ कर गई। पूरा दिन तो ये लोग बस आम आम करते रहते हैं। यहाँ काम करने के लिए आई थी या आम काटने के लिए? नौकरानी शांति जल्दी से प्लेट भरकर आम काटती है और डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। और अब सभी चाय नाश्ते के साथ आम खाते हुए अपना सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं। बिना आम के तो मैं सुबह की चाय तक नहीं सोच सकती। माँ, आज के आम कितने ज्यादा मीठे हैं ना। वो तो है बेटा, अपने बगीचे के जो है। इस साल हमने आम के बगीचे में काफी पैसे लगाए, तभी तो इतने मीठे आम मिले। अच्छा, तुम लोग शाम को 8 बजे तक तैयार हो जाना। याद है ना, आज हम मिथिलेश भाई साहब के बेटे की शादी में जा रहे हैं। लेकिन उनका बेटा तो सिर्फ 22 साल का है। वो अपने बेटे की इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहे हैं? आज के समय में 22-23 की उम्र में ही शादी कर लो तो ठीक है, वरना जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अच्छे रिश्ते मिलने भी कम हो जाते हैं। तो पापा, इस हिसाब से तो मैं भैया की शादी भी कर देनी चाहिए। भैया तो 26 के हो गए हैं। अरे, मैंने पंडित जी को कह रखा है कि इसके लिए एक अच्छी लड़की का रिश्ता देखे। आज के जमाने में अच्छी लड़कियों का रिश्ता आसानी से कहाँ मिलते हैं। अरे माँ, वो शुक्ला जी है ना, उनके भी तो बेटी थी। क्या नाम था उसका? हाँ, राधिका। और पता है, उनका भी खुद का आम का बगीचा है। लेकिन राधिका का कुछ समय पहले ही रिश्ता तय हो गया और सुना है उसके माँ बाप दहेज में अपनी बेटी को आम का बगीचा दे रहे हैं। काश राधिका का रिश्ता हमारे विराज से लगता तो हमारे पास 2-2 आम के बगीचे होते। आम खाने के कौन शौकीन नहीं होता। गर्मी का सीजन शुरू होते ही हर किसी के घर में आम आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जहां हर कोई दिन में 1 बार या कभी कभी दिन में 2 बार आम खाता, तो वहीं मिश्रा परिवार दिन में नाश्ते, दोपहर के खाने, यहाँ तक कि रात के खाने में भी आम खाते। बिना आम खाए ना ही इनकी सुबह होती और ना ही इनकी रात। ऐसे ही समय गुजरता है और आज विराज के लिए उर्वशी नाम की लड़की का रिश्ता आता है और आज ये सब उर्वशी के घर जाते हैं। बहन जी, अब से हमारी बेटी आपकी बहू हुई। अब बस ये बता दीजिए कि लेन देन का क्या करना है। हमारा जो भी है हमारी बेटी का ही है। भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है। हमें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। बस अगर आपको कुछ देने का मन हो तो 5-6 आम की पेटी भिजवा दीजिएगा। सोमवती की बात सुन सभी लोग हंसने लगते हैं। समय गुजरता है और विराज उर्वशी की शादी हो जाती है। सोमवती की बात का मान रखते हुए कैलाश अपनी बेटी के दहेज में 10 पेटी आम भिजवाता है, जिसे देख सभी घर वाले काफी खुश होते हैं। ऐसे ही शादी के 1-2 दिन गुजरते हैं और आज उर्वशी की पहली रसोई की रस्म होती है। उर्वशी बहू, ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, रोटी और जीरे वाले चावल बना लेना। लेकिन माँ जी, सब्जी क्या बनाऊं? सोच रही हूँ पनीर और मशरूम की सब्जी बना लूं। क्यों इतनी गर्मी में इतनी मेहनत करनी? गर्मी का मौसम है, खाने के साथ हमें आम अच्छे लगते हैं। तू रोटी और चावल बना ले और सबके लिए 2-2 के हिसाब से आम काट कर ले आइयो। अपनी सास के कहे मुताबिक उर्वशी चावल रोटी बनाकर सबके लिए आम काट कर ले आती है और पूरा परिवार आम के साथ रोटी और चावल खाता है। उर्वशी जानती थी कि गर्मी में ज्यादातर लोग खाने के साथ आम खाते हैं, इसलिए उसे ये सब अजीब नहीं लगता। वहीं रात में भी उर्वशी को सब्जी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती और सब आम ही खाते हैं। अगले दिन उर्वशी सबके लिए तरह तरह का नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है, जिसे देख, भाभी ये सब तो ठीक है लेकिन आम कहाँ है? अभी तक आपने आम नहीं काटे क्या? क्या आम? लेकिन नाश्ते में भला आम कौन खाता है? और वैसे भी मैंने आपके लिए बहुत कुछ बनाया है, पराठे, पोहा, सैंडविच, पास्ता। उर्वशी, सुबह का नाश्ता हो या रात का खाना, हम सबके साथ आम जरूर खाते हैं और तुम्हें इतना सब कुछ बनाने की भी कोई जरूरत नहीं थी। ब्रेड के साथ भी अगर तुम आम दे देती तो भी हम उसे भी खा लेते। अब जल्दी से आम लेकर आओ, हम सबको नाश्ता करके अपने अपने काम पर निकलना है। उर्वशी किचन में आती है और चेहरे पर हैरानी लिए आम काटने लगती है कि तभी वहाँ शांति आती है। छोटी मालकिन, ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है। ये लोग हर चीज के साथ सिर्फ आम खाते हैं। आपने फ्रिज खोलकर देखा? सब्जी के नाम पर एक मिर्च भी नहीं मिलेगी आपको। ये लोग आम के दीवाने हैं। जिस तरह लोगों को गांजे की लत लगती है ना, इन्हें आम की लग गई है। हर गर्मियों में इनका यही हाल होता है।
तभी मैं सोचूं इन्होंने दहेज में आम की पेटी क्यों मांगी थी। उर्वशी के ससुराल में सिर्फ सर्दियों में ही सब्जी बनती थी, तो वहीं गर्मी में सब हर चीज के साथ आम ही खाते थे, जो उर्वशी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। माँ जी, लोग खाने के साथ आम जरूर खाते हैं, लेकिन उनके खाने की प्लेट में चावल रोटी के साथ सब्जी भी होती है, सिर्फ आम ही नहीं। मैं हर रोज चावल रोटी के साथ आम नहीं खा सकती, मुझे सब्जी चाहिए। बहू क्यों इतना परेशान हो रही है? एक काम कर, तू अपने लिए मैंगो राइस बना ले, उसमें प्याज टमाटर का चोखा लगा लेना, खाने में काफी अच्छा लगता है। अपने ससुराल वालों के चलते उर्वशी सब्जी के लिए तरस गई थी। अचार के नाम पर भी उर्वशी के ससुराल में सिर्फ आम का अचार था, जिसके साथ बेचारी उर्वशी रोटी खाती है। इतना बड़ा घर, इतने पैसे होते हुए भी अचार के साथ रोटी खानी पड़ रही है। क्या जिंदगी हो गई है मेरी। रोज रोज सुबह शाम खाने के साथ आम खाने की वजह से उर्वशी आज सबके लिए घर में इटालियन खाना बनाती है। रोटी चावल के साथ तो ये लोग आम खाते हैं, लेकिन इस खाने के साथ तो कौन ही आम खाएगा? एक ही दिन सही, कम से कम बिना आम का खाना तो नसीब होगा। उर्वशी सारा खाना डाइनिंग टेबल पर जोड़कर हाथ मुंह धोने के लिए चली जाती है, और जैसे ही हाथ धोकर हॉल में आती है तो देखती है कि आम के दीवाने उसके ससुराल वाले इटालियन खाने के साथ भी आम खा रहे हैं। ये देख उर्वशी को काफी दुख होता है, और ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं। ये लो उर्वशी, तुम्हारी आइसक्रीम। ये क्या विराट, मैंने तुमसे चॉकलेट आइसक्रीम मंगवाई थी और तुम मैंगो आइसक्रीम ले आए। अरे उर्वशी, ट्राई तो करो, बहुत टेस्टी होती है मैंगो आइसक्रीम, हम सबकी यही फेवरेट है। भाभी, हम सब तो मैंगो आइसक्रीम खाते हैं, बहुत टेस्टी होती है। वैसे माँ, आपको पता है कि मार्केट में अब मैंगो बटर भी आने लगा है, मैं तो सोच रही हूँ वही लाने की। उर्वशी गुस्से में टेबल पर आइसक्रीम पटक कर चली जाती है, और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज विराज ऑफिस से काफी गुस्से में घर लौटता है। उर्वशी, आज तुमने लंच में आम क्यों नहीं रखा? अपने ऑफिस टाइम में मुझे बाहर से आम खरीद कर लेकर आने पड़े, और उसके बाद मैंने लंच खाया। आम 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 ना हो क्या हो, सौतन हो गई मेरी। और एक दिन बिना आम के खाना खा लेंगे तो मर नहीं जाओगे। उर्वशी ससुराल वालों के आम के बगीचे में अब आम लगभग खत्म होने को आए थे, इसीलिए बाहर मार्केट से ढेर सारे बोरे भर भर के आम मंगवाते हैं। कुत्ते की तुम सीधी हो सकती है, लेकिन मेरे ससुराल वालों की नहीं। कभी कभी तो मन करता है इन लोगों को आम की पेटी में ही बंद कर दूं और दूर किसी पहाड़ पर छोड़ाऊं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। उर्वशी अपने ससुराल वालों के साथ किसी रिश्तेदार के घर पर खाने के लिए गई होती है। ये क्या, खाने में सब इतना कुछ है पर आम है ही नहीं। पिताजी, ये हमारा घर नहीं है, यहाँ पर इस तरह कैसे मांग सकते हैं? अगर आम नहीं हुआ तो हम लोग खाना भी नहीं खाएंगे। घर में तो आम है नहीं, आप लोग रुकिए, हम लोग बाहर से आम लेकर आते हैं। रिश्तेदारों को परेशान होते हुए देख उर्वशी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और अपने ससुराल वालों के चलते उर्वशी को भी काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। उर्वशी के सास ससुर को डायबिटीज की दिक्कत थी। आज जब वो लोग डायबिटीज मशीन से घर में अपना शुगर लेवल चेक करते हैं तो दोनों का ही 200 से ऊपर निकलता है। माँ जी, पिताजी, आप दोनों का शुगर लेवल तो 200 के ऊपर है। पता है ना कि कितना डेंजरस है? और खाइए आप, ये सब आम की वजह से हुआ है। कुछ नहीं होता, हम इतने सालों से आम खा रहे, अभी तक तो हमें कुछ नहीं हुआ। आम खाने से शुगर नहीं बढ़ता है। आप लोगों को समझाना और बहस के सामने बीन बजाना दोनों एक जैसा ही है, जो करना है करिए। उर्वशी के सास ससुर की तबीयत कुछ दिनों से काफी खराब रहने लगती है, जिसके चलते दोनों फैमिली डॉक्टर से अपने कुछ टेस्ट करवाते हैं, और जब रिपोर्ट लेकर डॉक्टर घर पर आते हैं। देखिए, आप दोनों की रिपोर्ट के मुताबिक आप दोनों का ब्लड प्रेशर 300 से ऊपर पहुंच गया है। अगर आप लोग इसी तरह आम खाते रहे तो आप जल्दी भगवान को प्यारे हो जाओगे। डॉक्टर साहब, मैंने तो इन लोगों को कितना समझाया, लेकिन ये तो बस सुबह शाम खाने के साथ आम ही खाना था। बिना आम खाए तो इनका गुजारा नहीं होता था। देख लिया मेरी बात ना मानने का नतीजा। हे भगवान, मुझे इतनी जल्दी आपके पास नहीं आना है। मैं आज के बाद कभी आम नहीं खाऊंगी। सोमवती और सोमनाथ दोनों काफी डर जाते हैं। तो वहीं अपने माँ बाप की हालत देख उनके तीनों बच्चे भी अब आम से संन्यास ले लेते हैं, और कुछ दिनों के बाद अब उर्वशी डॉक्टर रघु की क्लिनिक पर जाती है। थैंक यू डॉक्टर, अगर आप मुझे सजेशन नहीं देते तो मेरे ससुराल वाले कभी भी आम खाना नहीं छोड़ते। वैसे आपने फेक रिपोर्ट बनाकर काफी अच्छा डराया मेरे ससुराल वालों को। इट्स माई प्लेजर। अपने पेशेंट की हेल्थ ही हम डॉक्टर्स के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अरे बहू, तू तो जानती है पंकज अकेला है घर चलाने के लिए, और ऐसे अचानक से तेरे भाई की शादी की खबर आ गई। पूरा परिवार जा पाना मुश्किल है। पर माँ, मेरा भी बहुत मन है, चलते हैं ना। मैंने कभी ट्रेन का सफर नहीं किया है। अच्छा ठीक है, एक बार पंकज को आने तो बात करती हूँ, क्योंकि घर कैसे चल रहा है वो सिर्फ मेरा बेटा ही जानता है। मैं भी बस एक बार ट्रेन में बैठी थी, वो भी जब शादी करके तुम्हारे भैया के साथ आ रही थी।
अपनी सास की बात सुनकर रजनी भी खुश हो जाती है। कुछ ही देर में पंकज घर आता है, जहाँ रजनी अपने पति के लिए खाना बना रही होती है और करिश्मा बिस्तर लगा रही होती है। आ गया बेटा तू, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। अरे मुझसे ऐसी क्या बात करनी थी जो मेरा इंतजार किया जा रहा है? यही भैया कि अगले महीने भाभी के भाई की शादी है और उन्होंने हम सबको बुलाया है। आप तो जानते हैं ना भाभी का घर कितना दूर है, वहाँ पर जाने के लिए तो ट्रेन से जाना होगा और मैं कभी भी ट्रेन में नहीं बैठी। क्या सभी को जाना है? पर मेरे पास तो सिर्फ 5,000 रुपए हैं, हम 5,000 में कैसे जा पाएंगे? यही तो मैं तेरी बहन को और बहू को समझा रही थी। बहू गर्भवती है, हाथ में कुछ पैसे तो होने चाहिए ना, इसलिए एक काम कर, तू अपनी बहन और बीवी के साथ चला जा, मैं घर पर ही रह लूंगी। नहीं माँ, आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं आपको घर पर अकेला नहीं छोड़ सकता। आप सब फिक्र मत कीजिए, मैं किसी से थोड़े से पैसे उधार ले लेता हूँ, उसके बाद हम सब शादी में चलेंगे। यह खबर सुनते ही करिश्मा और रजनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है और सो जाता है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और पंकज शाम को ट्रेन की टिकट बनवाकर घर आता है। माँ, अगले हफ्ते की टिकट बन चुकी है, ये लो 2,000 रुपए, और जो सामान लेना है ले लो। मैं क्या ही सामान लूंगी, बहू को दे दे, और हाँ कुछ पैसे बहू को भी दे देना, वो गर्भवती है, कुछ खाने पीने का सामान ले लेगी अपने लिए। हाँ माँ, मैं जानता हूँ, आप सब पैकिंग शुरू कर दीजिए। पूरा परिवार ट्रेन से सफर करने के लिए काफी खुश था। अगले ही दिन आशा अपनी बहू और बेटी के साथ कुछ जरूरी सामान लेती है। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है और उन लोगों का जाने का समय हो जाता है। रजनी, करिश्मा, माँ, आप लोगों ने पैकिंग कर ली ना? अब जल्दी करो वरना ट्रेन छूट जाएगी और सारे पैसे पानी में चले जाएंगे। लेट हो रहा है, जल्दी करो। हाँ भैया, सामान पैक कर लिया है। भाभी जल्दी से खाना रख लो और अपनी दवाई भी रख लेना। हाँ, मैंने सब ध्यान से रख लिया है। चलिए जल्दी चलते हैं। पंकज अपने पूरे परिवार के साथ सामान की पोटली लेकर घर से निकल जाता है और एक गाड़ी में बैठकर रेलवे स्टेशन पहुंचता है। रेलवे स्टेशन पहुंचते ही लोगों की भीड़ देखकर आशा, रजनी और करिश्मा घबरा जाती हैं। भैया, स्टेशन पर कितनी ज्यादा भीड़ है, हमारी ट्रेन कब आएगी? अरे फिक्र मत करो, भीड़ तो यहाँ हर वक्त रहती है। अभी ट्रेन आएगी और भीड़ भी खत्म हो जाएगी। हमारी ट्रेन भी बस आधे घंटे में आती होगी, जब तक हम लोग यहीं बैठ जाते हैं। पूरा परिवार अपनी ट्रेन का इंतजार करते हुए स्टेशन पर ही बैठ जाता है और तभी एक अनाउंसमेंट होती है और उन्हें पता चलता है कि उनकी ट्रेन 4 घंटे लेट है। ट्रेन न छूट जाए इसलिए हमने इतनी जल्दबाजी में आई और हमारी ट्रेन 4 घंटे लेट है। 4 घंटे में तो रात भी हो जाएगी। तो क्या हम दूसरी ट्रेन से नहीं जा सकते? अब हमें यही ट्रेन का इंतजार करना होगा। हाँ माँ, हमें इंतजार करना ही होगा। पूरा परिवार स्टेशन पर ट्रेन आने का इंतजार करता है और देखते ही देखते रात हो जाती है। अच्छा रजनी, तुम अपनी दवाई ले लो। भूल गई हो क्या कि तुम गर्भवती हो? तुम्हारी दवाई का समय हो गया है। दवाई तो ले लूं पर पानी ही नहीं है। आप कहीं से पानी ले आओ ना। पानी तो अब बाहर से ही लाना पड़ेगा, समय लग जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। वैसे भी ट्रेन को आने में अभी समय है, पर जब तक मैं यहाँ नहीं आ जाता आप लोग यहाँ से कहीं मत जाना, स्टेशन पर बहुत भीड़ है। अपने घर वालों को समझाकर पंकज पानी लेने के लिए बाहर चला जाता है और एक बार फिर से अनाउंसमेंट होती है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर आने वाली है। अरे ये क्या बवाल है भाई, हम सारे पैसेंजर यहाँ अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर आएगी। अरे जल्दी जल्दी सामान उठाओ और आगे भागो, प्लेटफॉर्म नंबर 10 बहुत दूर है यहाँ से। अरे ट्रेन छूट जाए इससे पहले जल्दी से दौड़ के चलो, देखो सब कितनी तेजी से जा रहे हैं। वहां बैठे सभी लोग ट्रेन न छूट जाए इसलिए अपना सामान लेकर दौड़ने लगते हैं। प्लेटफॉर्म बदलने के लिए सीढ़ियों पर लोगों की भीड़ दौड़ने लगती है। सीढ़ियों से कई नीचे, कोई एक दूसरे को धक्का देता है तो किसी का हाथ छूट जाता है और कोई उस भाग दौड़ में नीचे गिर जाता है। यह सब देखकर तीनों सास बहू नंद डर जाती हैं और इसी धक्का मुक्की और भगदड़ में उन तीनों को भी धक्का लगता है और वो तीनों भीड़ में धक्का खाते हुए एक दूसरे से अलग होने लगती हैं। बहू मेरा हाथ पकड़। माँ जी कैसे पकड़ूं, यहाँ बहुत भीड़ है। माँ भाभी आप दोनों खुद को संभालो, जब तक भैया ना आ जाए हमें स्टेशन से बाहर नहीं जाना और ना ही अलग होना है। इस भीड़ में पूरा परिवार एक दूसरे से अलग हो जाता है और लोगों की भगदड़ और ज्यादा मच जाती है, जिसमें काफी लोगों को चोट लग जाती है और तभी वहां रेस्क्यू टीम आती है। आप सब धक्का मुक्की ना करें, जो जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहे। सर मुझसे मेरी सास और नंद अलग हो गई है, उन्हें ढूंढ दीजिए। आप हमें थोड़ा समय दीजिए, हम आपके परिवार को ढूंढ लेंगे। इससे पहले हमें इन सभी को अस्पताल ले जाना होगा जिन्हें चोट लगी है। रेस्क्यू टीम घायल लोगों को एक एक करके उठाकर अस्पताल के लिए ले जाते हैं तो वहीं काफी सारे लोग जो अपने परिवार से बिछड़ गए थे वो इधर उधर रोते बिलखते हुए अपने परिवार को ढूंढ रहे होते हैं और इसी बीच आशा भी अपने परिवार से जुदा होकर परेशान हो जाती है।
बहन, तुमने मेरी बहू बेटी को देखा है? मेरी बहू गर्भवती है। मेरा बेटा बाहर पानी लेने के लिए गया था। माँ और भाभी कहाँ चली गई? मैं आज से पहले कभी स्टेशन पर नहीं आई। भाभी तो गर्भवती है। भगवान मेरी भाभी की रक्षा करना। मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पूरा परिवार एक दूसरे से अलग होकर स्टेशन पर ही एक दूसरे को ढूंढ रहा होता है। तो वहीं जब पानी लेकर बाहर से पंकज स्टेशन पर आता है तो वो स्टेशन पर भगदड़ और रेस्क्यू टीम को देखकर परेशान हो जाता है और अपने परिवार को ढूंढता है और उसे कहीं भी उसका परिवार नहीं मिलता। ये क्या हो गया? मुझे अपने परिवार को छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। ना मैं उन्हें छोड़कर जाता और ना ही वो लोग मुझसे जुदा होते। उन्हें तो कुछ पता भी नहीं है। पता नहीं कहाँ होंगे, कैसे हालात में होंगे। और मेरी बीवी तो गर्भवती है। हे भगवान, मेरे परिवार की रक्षा करना। अब परेशान पंकज अपने परिवार को स्टेशन पर ढूंढता है और लोगों से पूछता है, पर उसे उसका परिवार नहीं मिलता। तो वहीं पूरा परिवार भी पंकज के आने का इंतजार कर रहा होता है। अब तक पंकज जी नहीं आए और ना ही माँ जी और करिश्मा मुझे मिली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग इस भगदड़ में? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से अपने घर चली जाती हूँ। पर मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? मुझे तो यहाँ से घर जाने का रास्ता भी नहीं पता। जहां पूरा परिवार पंकज के इंतजार में स्टेशन पर खड़ा होता है तो वहीं पंकज भी अपने परिवार को ढूंढने के लिए इधर उधर भाग रहा होता है। और कुछ देर बाद परिवार के न मिलने पर वो अनाउंसमेंट करवाने के लिए अनाउंसमेंट रूम में जाता है, जहां लंबी लाइन लगी होती है। अरे यहाँ कितनी लंबी लाइन लगी है। पता नहीं मेरा नंबर कब तक आएगा। कहीं ऐसा ना हो जब तक मेरा नंबर आए मेरा परिवार यहाँ से चला जाए। एक काम करता हूँ, आगे वाले भाई साहब को बोलकर चला जाता हूँ और जब मेरा नंबर आएगा तब तक मैं भी आ जाऊंगा। अब पंकज अपने आगे खड़े आदमी से बात करके अपने परिवार को ढूंढने के लिए बाहर जाता है, जहां वो देखता है कि उसकी माँ किसी से घर जाने का रास्ता पूछ रही है। भैया, मुझे सीतापुर गांव जाना है। मेरा परिवार इस स्टेशन के भगदड़ में मुझसे जुदा हो गया है। आप मुझे घर जाने का रास्ता बता दीजिए। माँ, आप यहाँ अकेली? करिश्मा और रजनी किधर है? अच्छा हुआ पंकज जो तू मुझे मिल गया। स्टेशन पर ऐसी भगदड़ मची कि मुझसे करिश्मा और रजनी दूर हो गई। मेरी बहू गर्भवती है। मुझे समझ नहीं आ रहा वो कैसी होगी। माँ, फिक्र मत करो, आप यहीं रहना। मैं अभी रजनी और करिश्मा को भी ढूंढ कर लाता हूँ। एक बार फिर पंकज अंदर जाता है और अंदर जाते हुए उसे करिश्मा मिलती है। अपने भाई को देखकर करिश्मा अपने भाई के गले लग जाती है, जिसके बाद पंकज करिश्मा को अपनी माँ के पास छोड़ देता है और अनाउंसमेंट करवाने के लिए जाता है। और अनाउंसमेंट सुनकर रजनी एक पुलिस वाले से कहती है, सर जी, ये अनाउंसमेंट मेरे लिए हो रही है। मेरे पति कह रहे ये अनाउंसमेंट, ये मुझे कहाँ आने को बोल रहे हैं। आप कृपया मुझे मेरे पति के पास छोड़ दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तो मेरे साथ चलो। पुलिस वाला रजनी को अपने साथ ले जाता है और आखिरकार रजनी भी अपने पति से मिल जाती है, जिसके बाद पंकज रजनी के साथ अपनी माँ बहन के पास आता है और पूरे परिवार के साथ अपने घर जाता है। और उस दिन पूरा परिवार पंकज से कहता है, अब हम इस भीड़ में ट्रेन से कभी भी कहीं नहीं जाएंगे। अगर कभी जाना भी हुआ तो बस से ही जाएंगे। उस दिन के बाद फिर कभी इतनी भीड़ में पंकज अपने पूरे परिवार के साथ कहीं जाने का नाम नहीं लेता।